हेलो एवरीवन, फिर से एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ और इस ड्रामा की स्टोरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लो। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी क्यूट सी फीमेल लीड शाओ के साथ होती है, जिससे अभी उसकी फैमिली वाले घर से बाहर निकाल देते हैं और शाओ उनसे कह रही होती है कि मॉम डैड मेरे कार्ड में सिर्फ 20,000 है, आखिर मैं उस पर कितना ही दिन जी पाऊंगी और आप लोग अपनी खुद की बेटी कैसे कैसे बाहर निकाल सकते हैं। जैसे मैंने 20 साल आप लोगों का फ्री का खाया है, कम से कम 20 साल और खाने देते, इसमें क्या गलत होता। बेचारी वैसी हंगामे करते रह जाती है और उल्टा वो मैसेज में देखती है कि उसके डैड ने उसका कार्ड भी फ्रीज कर दिए। वो कहती है कि मैं आप लोग की सगी बेटी हूँ। पर इसके बाद वो यहाँ बार में पहुँचती है अपनी फ्रेंड के पास। शाओ की फ्रेंड लीसा से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा जख्मी दिल ठीक करने के लिए इस बार के टॉप 18 मेल मॉडल्स को हायर कर रही हूँ। फिर शाओ उन लोगों को देखकर कहती है कि क्या ये लोग मेल मॉडल बनने लायक है। वो और रोने लग जाती है। तो शाओ की फ्रेंड लीसा बार के मैनेजर से कह देती है कि अपने बॉस से जाकर कह दो कि सबसे हैंडसम वाले मेल मॉडल को यहाँ पर भेजे। फिर शाओ लीसा से पूछती है कि क्या यहाँ पर हैंडसम मेल मॉडल मिलने वाला है। तो लीसा कहती है कि मिल तो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें बताऊँ तुम्हें उससे भी हैंडसम बंदा मिल सकता है जो कि ऊपर वाले फ्लोर पर है। वो ना अपने लिए वाइफ ढूंढ रहा है और उसने ऑफर रखा है कि जो भी लड़की उसके लिए काम करेगी ना, वो उसके लिए खाना पैसा सब कुछ फ्री करने वाला है और उसे कुछ काम भी तो नहीं करना है। और मेन बात तो ये कि वो एक्चुअल में गे है और उसे बस नाम की दिखाने के लिए वाइफ चाहिए और हर महीने उस लड़की को पैसे भी मिलेंगे। तो शाओ कहती है कि क्या वो 3 लाख दे पाएगा। तो लीसा बताती है कि उसके लिए तो ये कुछ भी पैसे नहीं है और वो तो बहुत कुछ दे सकता है, बहुत अमीर है वो। तो शाओ कहती है कि फिर तो मैं उसके लिए काम करना चाहती हूँ। तो लीसा कहती है कि क्या तुम सच में सीरियस हो। तो फिर मैं तुम्हें बता दूं कि वो हैंडसम बंदा कोई और नहीं, मेरे छोटे अंकल है। तो ये सुनकर शाओ कहती है कि यानी वो इस शहर की रिचेस्ट फैमिली का बेटा मिस्टर बोयन है। फिर हम यहाँ पर हमारे मेल लीड बोयन को देखते हैं, जो कि अपने ग्रैंडपा से कॉल पर बात करते हुए उन्हें बता रहा होता है कि आप देख लो आपको इनमें से कौन सी लड़की पसंद आ रही है, मैं कल ही उसे शादी करके उसे आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बना दूंगा। तो बोयन के ग्रैंडपा गुस्सा होने लगते हैं कि मैंने तुम्हें शादी करने के लिए बोला था, ना कि ऐसी जगह पर जाके लड़की ढूंढने के लिए। और फिर वो गुस्से में कॉल कट कर देते हैं। तभी लीसा और शाओ मिलकर बोयन को देख रहे होते हैं और शाओ इस पर हंसने लग जाती है। तो बोयन उसकी आवाज़ सुन लेता है और तुरंत ही अपने असिस्टेंट को देखने के लिए बोलता है और फिर असिस्टेंट जल्दी से दरवाज़ा खोलता है। तो शाओ और लीसा अंदर आ जाते हैं और फिर शाओ भागते हुए बोयन के पास आ रही होती है। तभी उसका पैर फिसलता है और वो उसकी गोदी में जाके गिर जाती है और फिर उसे देखते ही बहुत ही खुश होने लगती है और कहती है कि मैंने सुनी कि मिस्टर बोयन आप अपने लिए एक वाइफ ढूंढ रहे हैं और आपने ऑफर रखा है कि उसका खाना पानी और सारी ज़रूरत की चीज़ें आप पूरी करने वाले, और ना उसे आपके साथ नाइट स्पेंड करने की ज़रूरत है और ना आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत है। तो आप मुझे देखो, क्या मैं ये काम कर सकती हूँ। बोयन पूछता है कि क्या तुम मेरी वाइफ बनना चाहती हो। तो ये कहती है कि हाँ, अगर आप मुझे हर महीने 3 मिलियन देंगे, जो कि आपके लिए सच में बहुत ही कम अमाउंट होगा। तो ये कहता है कि सच में क्या तुम इतने पैसे के लिए रेडी हो, तुम्हें कोई रिग्रेट तो नहीं होगा। तो शाओ कहती है कि नहीं होगा। तो फिर बोयन कहता है कि ठीक है, फिर तुम मेरे ग्रैंडपा से फ़ोन पर बात करो, अगर वो तुम्हारे लिए मान जाते हैं तो फिर मैं इस डील के लिए रेडी हूँ। तो फिर तो बहुत ही खुशी खुशी तुरंत ही उसकी ग्रैंडपा को कॉल लगाकर हाय बोलने लगती है और कहती है कि हाय ग्रैंडपा, मैं आपकी होने वाली ग्रैंड डॉटर इन लॉ और आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं जल्दी से आपको एक ग्रेट ग्रैंडसन दूंगी, इसलिए आप प्लीज़ इस शादी के लिए मना मत करना। और वो बोयन का फेस पकड़ते हुए कहने लगती है कि सच में आपको जल्दी से ग्रेट ग्रैंडसन मिलने वाला है, बस आप वेट करो। हाँ, बस आपको इस ग्रैंड डॉटर इन लॉ को थोड़े से पैसे दे देने चाहिए एडवांस में, मेरे पास खाने को भी कुछ पैसे नहीं है और बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली है, तो आप बस 5 लाख एडवांस में दे दो। तो ग्रैंडपा मान जाते हैं और कहते हैं कि लेकिन तुम लोग पहले मुझे अपना मैरिज सर्टिफिकेट ला के दिखाओ, अगर मैं सर्टिफिकेट देख लूँगा तो तुरंत ही पैसे दे दूंगा, एक पैसे भी कम नहीं। तो शाओ तुरंत ही खुश होकर मान जाती है और ग्रैंडपा को ओल्ड फ्रेंड बोलकर कॉल कट करती है, तो वो भी शॉक हो जाते हैं। फिर शाओ तो बोयन को गे समझ रही होती है, इसलिए वो उसे कहने लगती है कि सिस्टर चलो कल ही हम दोनों कोर्ट जाकर मैरिज सर्टिफिकेट लेंगे। तो वो कहता है कि तुमने अभी मुझे क्या बोली। तो फिर ये चेंज करके कहती है कि नहीं, मैंने हस्बैंड बोली। फिर ये कहता है कि चलो पहले मेरे ऊपर से उतरो। तो वो हट जाती है और उसकी फ्रेंड लीसा और असिस्टेंट मिलकर ये देखकर हंस रहे होते हैं। फिर बोयन कहने लगता है कि तुम मेरी वाइफ बन सकती हो, बस मेरे कुछ रूल्स हैं जिसे तुम्हें फॉलो करने होंगे। पहला तो ये कि तुम मेरी वाइफ वाली आइडेंटिटी का यूज़ करके मेरे लिए कोई ट्रबल क्रिएट मत करना, और तुम्हारा काम होगा मेरी फैमिली यानी कि मेरे ग्रैंडपा और मेरे पेरेंट्स को खुश रखना, बाकी चीज़ों की तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, और ख़ास करके मेरी ये निस की तो बिल्कुल भी नहीं। तो शाओ कहती है कि फिर तो मैं तुरंत रेडी हूँ, मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को खुश रखूंगी और तुम्हारे ग्रैंडपा को तो इतना खुश रखूंगी कि वो पूरे 180 साल जिएंगे, बस तुम मुझे हर महीने पॉकेट मनी देते रहना।
बोयन कहता है कि ठीक है, और वैसे तुम इस बात की फिक्र मत करो, मेरा मूड अच्छा रहा तो हम लोग नाइट भी स्पेंड कर सकते हैं। तो ये सुनकर वो सोचती है कि ये तो गे है ना। फिर वो इसे कह देती है कि नहीं नहीं, मैं सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर लीसा कहती है कि अंकल आपने तो अपनी शर्तें बता दी, तो अब हम भी अपनी शर्तें बताएंगे तो ये सही डील होगी। तो फिर बोयन मान जाता है कि ठीक है फिर बताओ। फिर लीसा शाओ को समझा देती है कि तुम अपने हिसाब से अच्छे से शर्तें रख लो। तो शाओ अपना बताती है कि मेरी शर्त बिल्कुल सिंपल है, हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, तुम अपना बिजी रहना और मैं अपना खेलूंगी। तो बोयन पूछता है कि तुम क्या खेलने वाली हो। तो शाओ मन में सोच रही होती है कि वो यहाँ बार में मेल मॉडल्स के ऊपर पैसे उड़ाएगी और मस्त इंजॉय करेगी। ये कहता है कि अगर अभी तुमने सोची नहीं हो तो सोच के बता देना। तो शाओ कहती है कि नहीं नहीं, मैंने तो सोच चुकी हूँ। एक्चुअली लीसा और मैंने आज पूरे 18 मेल मॉडल्स को हायर करे, तो उनका पैसा तुम भर देना और तुम समझ लेना कि तुम आज मुझसे मिलने का गिफ्ट मुझे दे रहे हो। और मुझे यकीन है कि इतने थोड़े से पैसे तो तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते ना। तो बोयन मान जाता है कि ठीक है, पैसे भरने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो शाओ और लीसा बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है फिर हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और वो लोग अपना एंजॉय करने चले जाते हैं। फिर बोयन तो अपने ब्रदर इन लॉ यानी कि लीसा के डैड को कॉल करके कह देता है कि ब्रदर इन लॉ, आपकी बेटी यहाँ क्लब में मेल मॉडल्स के साथ खेलने आई है और पूरे 18 मेल मॉडल हायर करिए, तो आप सोच लो कि आपको क्या करना है। फिर हम देखते हैं कि शाओ और लीसा जब यहाँ पर अपनी पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी अचानक से गाना रोक दिया जाता है। तो दोनों बहुत ही गुस्सा होने लगते हैं कि आखिर हमारी पार्टी को बीच में किसने खराब कर दिया। तभी मैनेजर यहाँ पर आकर सभी मेल मॉडल को यहाँ से भेज देता है और लीसा को बताता है कि मिस आपका कार्ड ना ब्लॉक हो चुका है। तो ये सुनकर ये लोग शॉक हो जाते हैं और फिर लीसा को मैसेज आता है उसके डैड का, और वो कह देते हैं कि अगली बार अगर तुम क्लब में मेल मॉडल्स के साथ खेलने गई ना तो अच्छा नहीं होगा, और अभी इसी वक्त घर पहुंचो नहीं तो तुम मार खाओगी। तो फिर ये मैसेज पढ़ने के बाद लीसा और शाओ शॉक हो जाते हैं और फिर दोनों ही बारबेक्यू एंजॉय करने जाते हैं। और लीसा कहती है कि सच में मेरे पेरेंट्स भी ना, उन्होंने मेरा कार्ड ब्लॉक कर दिया। तो शाओ कहती है कि सारे पेरेंट्स एक जैसे हैं, अब तुम्हारी भी लाइफ मेरी तरह फ्रीज हो चुकी है। अब तभी कुछ बंदे इन लोग को देख रहे होते हैं और उनमें से एक यहाँ पर बैठकर शाओ से कहने लग जाता है कि क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगी। तो शाओ से कह देती है कि अब भी यहाँ से निकलो नहीं तो तुम मेरे हाथ से मार खाओगे। तो ये कहता है कि तुम इतनी ब्यूटीफुल हो लेकिन हो कितने गुस्से वाली। और फिर वो उसके फेस को टच करने लगता है तो शाओ उसका हाथ हटाती है। फिर ये बंदा तो शाओ के बारबेक्यू को नीचे गिरा देता है। तो ये देखकर शाओ बहुत ही अपसेट होती है और फिर वो बारी बारी इन गुंडों की धुलाई कर देती है और उनसे कहती है कि तुम लोग मुझसे पंगा नहीं ले सकते। फिर लीसा शाओ से कहने लगती है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ तो और बढ़ चुकी है। अब तभी इतने में यहाँ पर इन दोनों की कोई क्लासमेट आई होती है जो कि शाओ को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगती है कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें घर से निकाल दिए और तुम बेचारी इधर घूम रही हो। शाओ को गुस्सा आती है और वो इसे मारने लगती है। तो ये अपने गार्ड से कहती है कि तुम लोग देख क्या रहे हो, मारो इसे। फिर लीसा और शाओ दोनों ही मिलकर इन सारे गार्ड्स को सबक सिखा देते हैं। तो फिर वे डर जाती है और इन लोग को बातें सुनाने लगती है। तो ये लोग उसे भी मार के सबक सिखाते हैं। फिर इसके बाद ये सभी पुलिस स्टेशन में होते हैं और वे लीसा और शाओ से कहती है कि एक बार मेरा हस्बैंड यहाँ पर आ गया ना तो वो तुम लोग को छोड़ेगा नहीं। तभी लीसा शाओ से स्लो से कहती है कि क्यों ना हम लोग अंकल को भी यहाँ पर बुला ले, वो ही हम लोग को बचाएंगे। तो शाओ मना करने लगती है कि तुम्हारे अंकल को हम लोग इस बारे में नहीं बता सकते, अब भी तो मुझे तुम्हारी आंटी की जॉब मिली है और अगर उन्होंने मुझे फायर कर दिया तो। फिर वे इन लोग से कहती है कि तुम लोग किसी को भी बुला लो, मेरा हस्बैंड उन सब पे भारी पड़ेगा। तो शाओ और लीसा दोनों कहने लगते हैं कि तुम हमारे अंकल को जानती नहीं हो, वो यहाँ पर आएंगे ना तो तुम बचोगी नहीं। तो भी ये मानने के लिए तैयार नहीं होती और कहती है कि मिस्टर बोयन तो यहाँ पर आ ही नहीं सकते। तो ये दोनों भी शर्त लगा लेती हैं कि हम तुम्हें दिखाते हैं, हमारे अंकल यहाँ पर जरूर आएंगे। फिर हम देखते हैं कि बोयन यहाँ अपने ऑफिस में होता है और तभी शाओ से कॉल करके कहती है कि आज हम दोनों ने डिसाइड किए थे ना कि आज हम मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलेंगे, और वो उसे खुश करने के लिए जानवर के हस्बैंड कहने लग जाती है। तो फिर बोयन खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है फिर हम लोग आफ्टरनून में चलेंगे। तो वो कहती है कि आफ्टरनून में नहीं, अभी मॉर्निंग में चलते हैं। तो फिर बोयन इसके लिए भी मान जाता है और पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तो शाओ बताती है कि पुलिस स्टेशन में। तो ये सुनकर तो ये शॉक हो जाता है। फिर इसके बाद हम यहाँ पुलिस स्टेशन में देखते हैं कि वे का हस्बैंड आता है। तो वो उसे दिखाने लगती है और एक्टिंग करते हुए कहती है कि इन क्लासमेट ने देखो मुझे कैसे मारी है और तुम इनसे मेरा बदला लो। तो शाओ को ये देखकर गुस्सा आती है कि खुद यहाँ पर हम लोग को परेशान करने आई थी और अब ऐसे एक्टिंग कर रही है जैसे हम लोगों ने इसे बुली किया। फिर वे का हस्बैंड शाओ और लीसा को बातें सुनाने लगता है और उनसे कहता है कि तुम लोग कैसी क्लासमेट हो, तुम लोग कितनी अनलकी हो। तो शाओ को भी गुस्सा आती है और वो उसे चिल्लाती है। तो फिर ये बंदा तो शाओ के ऊपर हाथ उठाने जा रहा होता है, पर तभी इतने में यहाँ पर बोयन आकर इसका हाथ रोक लेता है। तभी शाओ भी अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है और इसे कहने लगती है कि हस्बैंड तुम्हें पता है तुम यहाँ पर नहीं थे ना तो ये लोग मुझे किस तरीके से बुली कर रहे थे और मुझे फोर्स कर रहे थे कि मैं नील डाउन होकर इन लोगों से माफ़ी मांगूं। और जब मैंने इन लोगों को बताई कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ बोयन की, तो भी ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे और उल्टा तुम्हें भी बहुत कम समझ रहे थे कि आखिर तुम हो कौन और तुम क्या ही कर लोगी। तो फिर ये वे का हस्बैंड कहने लगता है कि मिस्टर बोयन ये लड़की झूठ कह रही है और ये मुझे फंसा रही है। शाओ तो यहाँ पर अपनी एक्टिंग करे जा रही होती और कहती है कि हस्बैंड मुझे बहुत डर लग रहा है।
फिर यहाँ पर बोयन तो शाओ के ऊपर यकीन करता है और इसे चिल्लाता है कि तुम होते कौन हो और तुम्हें पता भी है तुम किसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। तो फिर ये बंदा डर के माफी मांगने लगता है। बोयन उसे कहता है कि अपनी वाइफ से कहो कि ये मेरी वाइफ से माफी मांगे। फिर अपने हस्बैंड के कहने पर वे को शाओ से माफी मांगनी पड़ती है। फिर शाओ वे के हस्बैंड से कहने लगती है कि 1 मिनट रुको, ये सारी हरकतें ये जो कर रही थी ये तुम्हारे दम पे कर रही थी ना, तो तुम्हें भी माफी मांगनी चाहिए। तो ये कहता है कि मैं इतनी रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ, अगर मैं माफी मांगूंगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी। तो बोयन इसे कह देता है कि अगर तुम माफ़ी नहीं मांगे ना तो फिर तो तुम बचोगे नहीं और ना तुम्हारी फैमिली बचेगी। तो फिर ये बंदा डर के माफ़ी मांगने लगता है और फिर बोयन और शाओ यहाँ से बाहर आ जाते हैं। तभी वो इसे पूछती है कि तुम कहाँ लेके चल रहे हो मुझे। तो ये कहता है कि हम कोर्ट चल रहे हैं शादी करने के लिए। तो शाओ तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर इसके बाद ये दोनों साथ में घर आते हैं और बोयन अपनी हाउसकीपर को शाओ के बारे में बता देता है कि ये मेरी वाइफ है, तो अब से तुम लोगों को इसके ऑर्डर भी फॉलो करने हैं। फिर शाओ यहाँ पर पूरा घर देखने लग जाती है। तभी हाउसकीपर कहती है कि आखिर आपने ये वाइफ कहाँ से ढूंढे। तो शाओ बताने लगती है कि मैंने इस जॉब के लिए खुद अप्लाई करी थी। फिर बोयन के कहने पर हाउसकीपर शाओ का रूम प्रिपेयर करने चली जाती है और बोयन यहाँ बैठकर शाओ को देखने लग जाता है, जो कि बहुत ही खुश हो रही होती है कि अब मैं वापस से अपने मज़े की लाइफ एंजॉय करने वाली हूँ। तो ये कहता है कि तुम इतनी यंग हो और तुम्हें घर में रहने में इतनी खुशी मिल रही है। तो शाओ यूँ सुनते के साथ ही बोयन के पास कूद के बैठ जाती है और कहने लगती है कि क्या तुम्हें मुझे अपने घर में रखने के लिए रिग्रेट तो नहीं फील हो रहा ना। ऐसा बोलकर उसे क्यूट क्यूट फेस दिखा रही होती है। तो बोयन भी ये देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता है और तुरंत ही शाओ को किस कर लेता है और फिर वो खुद ही शाय होकर जल्दी से भाग जाता है और ये सोचती है कि ये क्या, लीसा ने तो मुझे बताई थी कि ये तो गे है ना। और फिर शाओ को याद आता है कि अरे हाँ, लीसा को तो मैं पुलिस स्टेशन में भूल गई। फिर इसके बाद लीसा बहुत ही गुस्सा होती है कि तुम्हें मैं याद ही नहीं थी, आखिर मैं तुम्हारी कैसी बेस्टी हूँ। तो शाओ कहने लगती है कि सॉरी ना, सब तुम्हारे अंकल की गलती है, वही मुझे लेकर चले गए थे और इस वजह से मैं तुम्हें भूल गई। और फिर शाओ लीसा को खुश करने के लिए ये सारे ज्वेलरी और पर्स वगैरह कहती है कि ये सब अब तुम ले लो। तो लीसा खुश होने लगती है। तभी शाओ से पूछती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे अंकल एक स्ट्रेट मैन है। तो लीसा कहती है कि बिल्कुल नहीं, मेरे अंकल गे है, मैंने खुद देखी हूँ कि उन्हें लड़के पसंद है। तो शाओ सोचती है कि लीसा ने अगर खुद अपनी आंखों से देखी है तो फिर सच में वो गे ही होगा और यानी उसने जो मुझे किस किया है वो सिस्टर वाली किस होगी। यही वो अपने आप को समझा लेती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि बोयन भी यहाँ पे रेडी हो जाता है और फिर शाओ और लीसा भी यहाँ पे रेडी होकर आ जाते हैं। तभी बोयन अपने असिस्टेंट से कह देता है कि लीसा का लगेज घर से बाहर निकाल दो। तो वो कहती है कि शाओ भी यहाँ पे रह रही है तो मैं क्यों नहीं रह सकती। तो बोयन तो कह देता है कि शाओ मेरी वाइफ है तो मैं उसे सपोर्ट करने वाला हूँ और तुम्हें अगर कोई चाहिए जो तुम्हें अपने पास रखे तो तुम जाकर उसे ढूंढ लो। और वो लीसा से कह देता है कि अभी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अभी मैं और शाओ ही फैमिली से मिलने जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर तुम्हारी आंटी को सभी देखना चाहते हैं, तुम्हें नहीं। तो लीसा और शाओ आंटी वर्ड सुनकर शॉक हो जाते हैं और हंसने लगते हैं कि उसने शाओ को आंटी बना दिया है। फिर बोयन यहाँ पर शाओ को अपने साथ हाथ पकड़ के लेकर चला जाता है और फिर बोयन का असिस्टेंट लीसा को समझा देता है कि आप अपना लगेज लेकर जल्दी से घर से चली जाओ, नहीं तो अगर आप बॉस और उनकी वाइफ के बीच में कबाब में हड्डी बनेगी तो फिर आपको वो छोड़ेंगे नहीं। फिर इसके बाद बोयन शाओ को लेकर अपने घर के बाहर पहुंचता है। तो वो इसका इतना बड़ा घर देखकर सोचती है कि अगर मुझे पता होता कि ये इतना ज़्यादा अमीर है तो फिर मैं इसे और ज़्यादा पैसे मांगती। फिर यहाँ पर बोयन शाओ को लेकर अपने फैमिली के सामने पहुंचता है और अपने ग्रैंडपा से कहता है कि ग्रैंडपा देख लो, मैंने आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को लेकर आ गया हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या सच में ये मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है और ये सच में लड़की तो है ना। तो शाओ अपनी अदाएँ दिखाने लगती है और ग्रैंडपा से पूछती है कि क्या मैं लड़की की तरह नहीं लग रही हूँ। तो ग्रैंडपा को तो वो पसंद आ जाती है और फिर बोयन अपने डैड, मॉम और बाकी लोगों से मिलवाता है और बोयन की मॉम शाओ को अपने पास बैठाकर उसे बातें करने लगती है। तभी इतने में यहाँ पर बोयन की कजिन लिन आई होती है और वो शाओ को देखते के साथ ही उसे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी बोयन की मॉम उसे बताने लगती है कि ये मेरी डॉटर इन लॉ है। तो लिन कहने लगती है कि आंटी ये वही लड़की है जिसने मुझे मारी थी और मेरे 2 दांत तोड़ी थी और मुझे हॉस्पिटल पहुंचाई थी। तभी शाओ जल्दी से लिन को साइड में लेके जाके बात करने लगती है और कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो, लगता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं तुम्हारे 2 दांत क्यों तोड़ूंगी। और वो उसे इशारे कर रही होती है। तो फिर लिन भी याद करने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं एक्चुअली में शाओ का जो बॉयफ्रेंड था उसने इसी के साथ मिलकर नाइट स्पेंड कर लिया था और शाओ ने इन दोनों को रंगे हाथ होटल में पकड़ ली थी। तभी वहाँ पर लिन उसे कहती है कि सॉरी, मैंने गलती से तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ नाइट स्पेंड कर ली क्योंकि मैं बहुत ही ड्रंक थी। तो शाओ उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि सॉरी, गलती से मेरा हाथ स्लिप हो गया और रूम बंद करके कहती है कि अब मैं तुम दोनों चीटर को छोड़ूंगी नहीं और इन लोगों को खूब मारती है। फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म होता है और शाओ लिन को ऐसे इशारे में देख रही होती है और फिर वो जाकर बोयन के सामने एक्टिंग करने लगती है कि हस्बैंड देखो ना, ये कैसे मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है, मैं इतनी नाजुक हूँ, मैं किसी को कैसे मार सकती हूँ।
तो बोयन कहता है कि मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है, और फिर वो अपनी कजिन लिन को समझाने लगता है कि ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, और उसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है। तो फिर लिन को भी मानना पड़ता है, और वो शाओ को सिस्टर इन लॉ कहते हुए बोलती है कि मुझसे गलती हुई होगी और मैंने आपको गलत पहचानी होगी। फिर बोयन के डैड उसे बात करने के लिए अपने साथ लेकर जाते हैं, और फिर यहाँ पर लिन शाओ से कहती है कि सिस्टर इन लॉ चलो मैं तुम्हें पूरा घर दिखाने के लिए लेकर चलती हूँ। फिर ये लोग जब अकेले में आते हैं तो लिन से चिल्लाती है कि तुम सोचना भी मत कि तुमने बोयन को सेड्यूस कर लियो तो तुम इस घर की डॉटर इन लॉ बन पाओगी। देखना वो बस तुम्हारे साथ खेल रहा है, और जब तुम्हारे साथ खेल के पूरा हो जाएगा ना तो वो तुम्हें छोड़ देगा। तो शाओ भी कह देती है कि जाओ तुम ही बोयन से पूछ लो, वो कभी मुझे नहीं छोड़ने वाला, और तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम उसे फंसा सकती हो। तो लिन कहती है कि मैं तो उल्टा उसके साथ पहले ही नाइट स्पेंड कर चुकी हूँ, और वो शाओ को फोटोज भी दिखाने लगती है। तो भी शाओ इस पर यकीन नहीं करती और उल्टा इसे थप्पड़ लगाती है। फिर जैसे यहाँ पर बोयन आता है तो शाओ एक्टिंग करने लग जाती है और कहती है कि देखो हस्बैंड ये क्या कह रही है कि इसने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कर चुकी है और इसका और तुम्हारा बच्चा भी है। तो ये सुनते के साथ ही हस्बैंड ने अपने आप को रोक नहीं पाई और मेरा हाथ उसके फेस के ऊपर उठ गया। तो बोयन यहाँ पर शाओ की केयर करने लगता है कि तुम्हारे हाथ में चोट तो नहीं आई। तो कहती है कि नहीं हस्बैंड मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फिर कहता है कि तुम इसकी बातों पर बिलीव मत करो, ये झूठ कह रही है। तो शाओ फोटो दिखाती है कि इसने एविडेंस भी दी है। तो बोयन कहता है कि ये एआई वाली फोटोज है और तुम्हारा हस्बैंड तो रियल में कितना अच्छा दिखता है, तुम खुद ही देख लो। तो शाओ से बहुत ही खुश होकर टच करने लगती है और कहती है कि हाँ। और फिर बोयन लिन को वार्निंग दे देता है कि अगर तुमने दोबारा मेरे बारे में ये फालतू गॉसिपिंग फैलाई ना तो अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को ही डिसअपीयर कर दूंगा। तो फिर लिन चुपचाप से यहाँ से चली जाती है। तो शाओ कहने लगती है कि देखो कैसे गुस्से में गई है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तो बोयन इसे रोकता है और स्लो से कहता है कि ग्रैंडपा और मॉम डैड हम लोग को देख रहे हैं और हम पे नजर रखे हुए हैं। तो ये लोग ही सुन लेते हैं और बोयन के मॉम डैड जल्दी से पिलो से अपने आप को छुपा लेते हैं और ग्रैंडपा अपनी स्टिक से अपने आप को छुपाने लगते हैं। बोयन शाओ को हक करते हुए कहने लगता है कि उधर देखो मत, उन लोगों को लग रहा है कि हमारी मैरिज फेक है, इसलिए वो इतनी देर से मुझे इतने सारे क्वेश्चन कर रहे थे। शाओ कहती है कि मैंने जो अभी जेलस होने का इतनी सारा एक्टिंग करी क्या वो काफ़ी नहीं है। तो कहता है कि नहीं अभी और करना पड़ेगा। और फिर बोयन तो शाओ को किस करने लग जाता है और ये देखकर वो लोग शर्मा रहे होते हैं। फिर उसके बाद बोयन शाओ को रूम में ले आता है और उसे बेड पे पुश करता है। तो वो इसे चिल्लाने लगती है कि तुमने तो मुझे बोला था ना कि हमारे बीच में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा, और ये बोलकर उसके ऊपर हाथ उठाने जा रही होती है। तो बोयन उसे समझाने लगता है कि ग्रैंडपा और बाकी सभी बाहर से कान लगाकर हमारी सारी बातें सुन रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा एक्टिंग करना पड़ेगा। शाओ कहती है कि क्या तुमने किसी और को भी किस किया है। ये कहता है कि नहीं सिर्फ तुम्हें किया है। तो शाओ कहती है कि मैं बता दूं कि किस करने के भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। और फिर शाओ बेड के ऊपर चढ़कर कूदने लगती है और आवाज़ करने लगती है ताकि उसके ग्रैंडपा और मॉम डैड को बाहर से लगे कि इन दोनों के बीच में रोमांस ही चल रहा है। और शाओ की ये सारी हरकतें देखकर बोयन तो बहुत ही स्माइल कर रहा होता है। फिर इसके बाद जब ये लोग डिनर कर रहे होते हैं तो यहाँ पर बोयन के ग्रैंडपा और मॉम डैड बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा है। शाओ भी अच्छे से एक्टिंग करे जा रही होती है और सोचती है कि मैं कितनी अच्छी एक्टर बन गई हूँ। तभी ग्रैंडपा कहने लग जाते हैं कि क्यों ना आज रात तुम दोनों यहीं पर रुक जाओ। तो बोयन तो तुरंत ही हाँ कह देता है और शाओ शॉक हो जाती है। फिर इसके बाद जब ये लोग रूम में आते हैं तो ये जल्दी से पूरे बेड के बीच में पिलो रख देती है और फिर ये बोयन को कपड़े उतारते हुए देखकर उसे देखने लग जाती है। तो बोयन कहता है कि अच्छे से देख लो, मैं तुमसे पैसे नहीं लूँगा। और फिर ये इसके एकदम ही क्लोज आने लगता है तो शाओ भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। पर फिर बोयन तो यहाँ से चला जाता है और ये सोचती है कि ये बंदा तो प्रेसिडेंट बनने से ज़्यादा मेल मॉडल बनने लायक है। बस बुरी बात ये है कि ये स्ट्रेट नहीं है, नहीं तो मैं ही इसके साथ नाइट स्पेंड कर लेती। पर फिर ये अपने आप को समझाती है कि मैं ये सब क्या सोच रही हूँ, मैं तो बस यहाँ पर पैसे कमाने आई हूँ। फिर ये एक बॉक्स देखती है और सोचती है कि अच्छा तो ये उसके पेरेंट्स ने प्रिपेयर करे हैं। फिर ये इसके अंदर की चीज़ें देख ही रही होती है कि तभी यहाँ पर बोयन शावर लेकर बाहर आ जाता है और कहता है कि मैंने पहले ही बोला था कि अगर कभी तुम चाहो तो मैं अभी इसके लिए रेडी हूँगा और मैं अच्छे मूड में भी हूँ। तो शाह कह देती है कि लेकिन मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ और वो सीधा उसके मुंह पे पंच मारती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग बोयन की आंखों में निशान बन चुका होता है, इसलिए वो चश्मा पहन के रखता है। तभी शाह यहाँ पर आकर उसे कहने लगती है कि आखिर तुमने लीसा को घर से क्यों निकाल दिया, वो बेचारी भी मेरी तरह गरीब हो चुकी है ना, उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, तुमने अब उसे बाहर निकाल दिया है तो वो सोएगी कहाँ पर। बोयन कहता है कि मैंने उसे सबक सिखाने के लिए निकाला हूँ, आखिर उसने मेरी वाइफ को करप्ट जो कर दिए, जो मेरी वाइफ मेरा ये हाल कर रही है, अब वो बाहर रहकर ज़िंदगी जीना सीखेगी और जॉब करेगी। तो शाह कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी लीसा के साथ बाहर चली जाऊंगी और हम दोनों साथ में मिलकर जाके जॉब ढूंढेंगे और ज़रूरत पड़ी तो सड़क पर जाके झाड़ू मारेंगे। और फिर उन्हीं की एक्टिंग करते हुए कहने लगती है कि हम दोनों कितनी बेचारी हैं,
लेकिन किसी को भी हम पर तरस नहीं आ रहा है। तभी इतने में बोयन इसे अपना कार्ड देने लगता है। तो कार्ड लेकर ये बहुत ही खुश हो जाती है और उसे थैंक यू बॉस कहती है और फिर चेंज करके कहती है कि नहीं थैंक यू हस्बैंड, और ये बोलकर वो भाग जाती है। तो ये भी खुश हो रहा होता है। फिर इसके बाद शाओ लिसा के साथ शॉपिंग पर गई होती है और वो एक स्टोर में आकर अपने लिए ड्रेस चूज़ करती है। तभी इतने में यहाँ पर लिन पहुँच जाती है और कहती है कि ये ड्रेस मैं लूँगी। तो शाओ कहती है कि तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई ना। तभी उसके साथ शाओ का एक्स बॉयफ्रेंड भी होता है और वो कहने लगता है कि छोड़ दो इसके लिए। तो शाओ कहती है कि ये तो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है ना, लगता है ये पैसों के लिए किसी के पीछे लग गया है। और वो इन दोनों का मजाक उड़ाकर अपना कार्ड देती है पेमेंट के लिए। पर तभी स्टाफ आकर बताती है कि उसके कार्ड में तो पैसे ही नहीं है। तो लिन और शाओ का एक्स बॉयफ्रेंड कहने लगते हैं कि तुम लोग के पास पैसे नहीं है तो यहाँ पर आकर शो ऑफ नहीं करना चाहिए था। तो शाओ को गुस्सा आती है और वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को खूब मारने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोयन यहाँ अपने ऑफिस में होता है और उसने अपने असिस्टेंट से शाओ की सारी इन्फॉर्मेशन मंगवाया होता है और असिस्टेंट उसे सब बताने लगता है कि शाओ ने बचपन से ही टेक्वांडो सीखी है और वो बहुत ही अच्छी फाइटर है, उसे सारे वेपन यूज़ करने आते हैं। तो बोयन कहता है कि अब जाके मुझे समझ आया कि वो अपनी सारी प्रॉब्लम फाइटिंग करके क्यों सॉल्व करती है। फिर अस्टिन बताने लगता है कि शाओ का जो एक्स बॉयफ्रेंड था उसने उसे भी मार के सबक सिखाई थी क्योंकि उसने लिन के साथ मिलकर उसे चीट किया था। अस्टिन कहता है कि बहुत अच्छा हुआ कि आप दोनों की फेक मैरिज हुई है, नहीं तो मुझे आपकी भी बहुत फिक्र होती। तो बोयन कह देता है कि मेरी और उसकी फेक मैरिज थोड़ी ना है। फिर अस्टिन बताने लगता है कि वैसे आपकी वाइफ के खर्चे भी बहुत ज़्यादा है, वो अपने घर पे भी हर महीने 3 लाख से भी ज़्यादा पैसे खर्च करती थी, इस वजह से ही उनके मॉम डैड ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिए। तो बोयन ही सुनकर शॉक हो जाता है और फिर वो शाओ को कॉल करने लगता है। तो इसे पता लगता है कि उसने इसे ब्लॉक कर चुकी है। और यहाँ हम देखते हैं कि शाओ पुलिस स्टेशन में होती है क्योंकि उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड से फाइटिंग जो की थी। तभी लिसा बताती है कि आखिर मेरे अंकल मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं। तो ये बताती है कि मैंने उसे ब्लॉक कर दी हूँ इसलिए, आखिर मैंने उससे डील करी थी ना कि वो मुझे 3 लाख देगा, पर उसने अपना प्रॉमिस तोड़ा है और कार्ड में इतने कम पैसे देकर मुझे गुस्सा दिलाया। तो लिसा कहती है कि फिर हम क्या करेंगे, अगर अंकल यहाँ पर नहीं आएंगे तो हमें कौन रेस्क्यू करेगा। तो शाओ कहती है कि उसका कॉल उठा लो। फिर इसके बाद बोयन यहाँ पर आ जाता है और इन लोगों को पुलिस स्टेशन से निकालवा के लेकर जाता है। फिर शाओ तो यहाँ पर इसे कह देती है कि तुम अभी मेरे साथ कोर्ट चलो, आज मैं तुमसे डिवोर्स लेके रहूंगी, आखिर तुम इतने कंजूस हो, कार्ड में इतने कम पैसे देकर रखे थे। तभी बोयन इसे कार्ड देने लगता है। तो ये पहले पूछ लेती है कि क्या इसमें भी कम पैसे हैं। तो ये कहता है कि इसमें अनलिमिटेड है, क्या तुम्हें चाहिए। तो ये जल्दी से ले लेती है और कहती है कि सब गलती तुम्हारी थी, तुम्हारी वजह से लीना और उसके बॉयफ्रेंड के सामने मेरी बेइज्जती हो गई। तभी बोयन यहाँ पर शाओ को अपने क्लोज करते हुए उसे किस करने जा रहा होता है। तभी बीच में लिसा आ जाती है और कहती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, और फिर वो शाओ को अपने साथ शॉपिंग पे लेकर जाती है। तो बोयन यहाँ पर लिसा के ऊपर गुस्सा हो रहा होता है कि इस लड़की को मुझे अपनी वाइफ से दूर करना ही होगा। फिर लिसा शाओ से पूछती है कि मेरे अंकल ने तुम्हें कौन सा कार्ड दिया है। तो ये खुश होकर बताने लगती है कि ये अनलिमिटेड वाला कार्ड है। पीछे से बोयन इन लोग की बातें सुन रहा होता है और वो कहता है कि ये मेरी वाइफ के लिए। तो दोनों इसे देखकर शॉक हो जाते हैं और भाग जाते हैं। फिर बोयन अपने ऑफिस में होता है और उसे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि शाओ उसके कार्ड से कितनी सारी शॉपिंग वगैरह कर रही है। फिर ये तुरंत ही अपने ब्रदर इन लॉ को कॉल करके कहता है कि लिसा कुछ ज़्यादा ही बाहर घूम रही है, तो आप उसे घर पे बुला लो। फिर यहाँ पर लिसा को उसके डैड की कॉल आ जाती है और वो उसे 30 मिनट में घर आने के लिए बोल देते हैं। तो लिसा शाओ को बाय बोलकर चली जाती है और फिर शाओ को उसके भाई की कॉल आती है जो कि उसे बताने लगता है कि सिस्टर में एक प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, तो इसलिए तुम मुझे यहाँ बाहर में बचाने के लिए आओ। तो शाओ तुरंत ही यहाँ पर अपने भाई को बचाने के लिए पहुँचती है और देखती है कि एक लड़का यहाँ पर उसके भाई को मार रहा होता है, जो कि उसे देखते के साथ ही कहता है कि अच्छा तो ये लड़की तुम्हें बचाने के लिए आई है, ये क्या ही कर लेगी। तो शाओ कहती है कि आप देखो मैं क्या करती हूँ। फिर वो सारे गार्ड्स को मार के गिरा देती है। तो चैन इसकी तारीफ करने लगता है कि जैसा कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि शेन फैमिली की डॉटर बहुत ही ज़्यादा फाइटिंग में अच्छी है। शाओ कहती है कि जब तुम्हें पता है कि मैं शेन फैमिली की डॉटर हूँ तो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को बुली करने की। और फिर ये जैसे ही चैन को मारने जा रही होती है तो वो इसे 5 मिलियन का चेक दिखाने लगता है। ये कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतने पैसों से क्या चुप हो जाऊंगी। तभी इसका भाई कहता है कि सिस्टर ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, वैसे भी मॉम डैड ने मुझे भी घर से बाहर निकाले। फिर चैन तो शाओ के भाई को ये चेक दे देता है और शाओ से कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हें डिनर पे इन्वाइट कर सकता हूँ। तो ये कहती है कि क्या तुम मुझे चेस करना चाहते हो। ये कहता है कि हाँ, और आज तक मुझे किसी ने मना नहीं किया है तो तुम भी मना मत करो। शाओ कहती है कि मैं किसी भी मैन के साथ अकेले में डिनर करने नहीं जाती हूँ, और अगर तुम इतने सिंसियर हो तो फिर मुझे अपने घर पे लेके चलो ताकि मैं भी तो देखूँ कि तुम्हारे फैमिली वाले कैसे होंगे जब तुम ऐसे टाइप के हो। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं बोयन को जो कि कार में बैठकर शाओ की फोटोज देखते हुए बहुत ही खुश हो रहा होता है। वो अपने असिस्टेंट से कह देता है कि मेरी कोई भी अब्रॉड वाली ट्रिप अरेंज मत करना। फिर तभी इतने में इसे मैसेज आती है
कि शाओ ने क्लब में बहुत सारे पैसे खर्च करिए, तो ये सोचता है कि कहीं वो मेल मॉडल खरीदने तो नहीं गई। फिर हम देखते हैं कि चैन यहाँ पर शाओ को अपने घर ले आता है और वो सोचती है कि घर मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। ये पूछती है कि क्या ये सच में तुम्हारा घर है, तो वो हाँ कहता है और फिर शाओ तो स्माइल करने लगती है क्योंकि ये तो बुएन का ही घर है। फिर शाओ को ये घर पे लाने के बाद ग्रैंडपा और मॉम डैड से कहने लग जाता है कि देखो मेरी नई गर्लफ्रेंड। तो शाओ कहती है कि तुम किसी गर्लफ्रेंड कह रहे हो। फिर यहाँ पे ग्रैंडपा भी कहने लग जाते हैं कि तुम ध्यान से देखो, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तभी ये उसके मॉम डैड को मॉम डैड कहने लगती है, तो ये खुश होने लगता है कि ये हुई ना मेरी गर्लफ्रेंड होने वाली बात, तुमने इतनी जल्दी मेरे मॉम डैड को भी मान ली। तभी वो बताती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ। ये सुनकर ही शौक होता है, तो बोयन यहाँ पर आकर उसे बताता है कि ये तुम्हारे भाई की वाइफ है, यानी मेरी। तो चैन कहने लगता है कि भाई अब हमेशा से ही मेरी पसंद की चीज़ मुझसे छीन लेते हो। तो बोयन कहता है कि वो तुम करते हो। तो बोयन और चैन की मॉम शाओ से बताने लगती है कि ये दोनों भाई ऐसे ही हैं, जो भी कोई चीज़ पसंद आती है तो दोनों लड़ने लगते हैं। फिर बोयन के डैड भी कहने लगते हैं कि डॉटर इन लो तुम इन दोनों को माइंड मत करना। फिर चैन मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि भाई आखिर वो तुम्हारी वाइफ कैसे बन गई, मैं नहीं मानने वाला। तो बोयन इसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है। तो शाओ सोचती है कि ये बंदा सच में मैरिज सर्टिफिकेट को अपने साथ लेकर घूमता है। और फिर बोयन यहाँ पर शाओ का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ बाहर लेकर जाता है और उसे पूछता है कि तुम क्लब में क्यों गई थी और तुमने इतने सारे पैसे क्यों खर्च करी। तो शाओ बताती है कि मैं अपने भाई को बचाने के लिए गई थी और वहाँ पर मुझसे कुछ बॉटल वगैरह का नुकसान हो गया, तो उसका ही पेमेंट करना पड़ा। और वो मन में सोचती है कि अगर मुझे पहले से पता होता कि इसकी फैमिली का वो नाइट क्लब है, तो मैं तो फिर वो अल्ट्रा मेल मॉडल को फ्री में खरीदती। फिर बोयन कहने लगता है कि अब तुम दोबारा से नाइट क्लब में मत जाना। तो ये कहती है कि आखिर क्यों, हमारी तो डील हुई थी ना कि तुम अपना बिजी रहो और मैं अपना एंजॉय करूँगी। तो ये कहता है कि लेकिन अब तुम मेरी वाइफ हो। तो शाओ कहती है कि लेकिन इस बारे में तो किसी को भी पता नहीं है ना। तो ये कहता है कि ठीक है फिर तुम्हारी मर्जी, और वो गुस्से में चला जाता है। तो शाओ सोचती है कि आखिर इसे क्या हो गया। तभी इतने में यहाँ पर चैन आ जाता है और कहता है कि मेरा भाई तो कितना बोरिंग है, तो तुमने उससे क्यों शादी करी हो, तुम्हारे पास अभी भी चांस है, क्यों ना मुझसे शादी कर लो। तो शाओ कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारे भाई से डिवोर्स लूँ और फिर तुमसे शादी करूँ। तुमने क्या सोचे हो कि तुम अपने भाई के कंपैरिजन में क्या हो। हाँ देखो, तुम्हें फालतू के मजाक नहीं करने चाहिए। तो चैन कहता है कि आखिर मैं अपने भाई से कहाँ कम हूँ, और वैसे भी मेरे भाई को तो लड़के पसंद है ना, तो फिर तुम्हारा तो उससे शादी करके ही वेस्ट है। सोचो तुम इतनी ब्यूटीफुल हो तो आखिर उससे क्यों शादी करके रह रही हो। तो ये कहती है कि मैं तुम्हारे भाई को लाइक करती हूँ, इसलिए वो इतना टैलेंटेड है, इतना हैंडसम है, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो मुझे नहीं भी लाइक करता है तो फिर, क्योंकि मैं तो उसे लाइक करती हूँ ना। तो चैन यहाँ पर गुस्सा होकर चला जाता है और फिर इतने में बोयन यहाँ पर आ जाता है क्योंकि वो सारी बातें सुन रहा था, और वो इससे पूछता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे लड़की नहीं पसंद है। फिर शाओ ने इसे गलती से मार दी होती है, इसलिए वो उसकी केयर करने के लिए उसे साथ लेकर जाती है और मन में सोचे जा रही होती है कि लगता है ये ऐसा सोच रहा है कि किसी को पता ही नहीं कि इसे लड़की नहीं बल्कि लड़के पसंद है। अभी हम देखते हैं कि बोयन के ग्रैंडपा और मॉम डैड इन लोगों को छुप कर देख रहे होते हैं। शाओ सोच रही होती है कि इसके पास सिर्फ मैं ही एक अच्छी एम्प्लॉई हूँ जिसकी इतनी केयर करती है। फिर इसे समझाने लगती है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे लीसा ने सब बताई है और मैं सब समझती हूँ। देखो तुम्हें बिल्कुल भी इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई दुनिया में अलग अलग तरीके से बॉर्न होता है। ऐसा बोलकर ये जा रही होती है तो ये जल्दी से उसे रोकता है और कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे लड़कियां नहीं पसंद है, बल्कि मुझे तो सिर्फ तुम ही पसंद हो। तो ये सुनकर ये तभी सामने देख लेती है कि ग्रैंडपा और इसके मॉम डैड सब छुपकर इन लोग को देख रहे हैं। तो वो इसे पकड़ के कहती है कि तुम ये सब जानबूझ के कह रहे हो ना, ताकि तुम्हारे मॉम डैड और ग्रैंडपा को पता ना चले, और तुम एक्टिंग कर रहे थे। तो ये कहता है कि तुम सच में सोच रही हो कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ और बस एक्टिंग कर रहा हूँ। फिर वो उसे किस करने लग जाता है और ये देख के ग्रैंडपा और मॉम डैड तो खुश हो जाते हैं। तभी चैन को अपसेट देखकर ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि तुम हमेशा अपने भाई से फाइटिंग करते रहते हो, लेकिन देखो अब तुम लेट हो चुके हो। दूसरी तरफ शाओ इस बारे में सोचकर परेशान होती है कि मैंने ये क्या कर दी, किसी बंदे को स्ट्रेट बना दी। फिर ये तुरंत ही लीसा को मैसेज करके बताना चाह रही होती है, पर तभी यहाँ पर बोयन पहुँच जाता है। तो ये उसे कहती है कि मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूँ कि मैंने तो बस तुम्हारे साथ फेक मैरिज करना चाही थी पैसों के लिए। तो मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम ना जैसे हो वैसे ही रहो, तुम्हें अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो बोयन कहता है कि तुम्हें अभी तक बिलीव नहीं हुआ मेरे साथ इतना टाइम तक साथ रहकर कि मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ। तो ये कहती है कि तुम अपनी सिंसियरिटी उसे दिखाना जिसे तुम सच में प्यार करोगे, मुझे नहीं। ऐसा बोलकर यहाँ से जा रही होती है। तो ये जल्दी से उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं क्या करूँ कि तुम्हें मुझ पर बिलीव हो जाए कि मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ। ये कहती है कि और पैसे बढ़ा दो। तो ये कहता है कि कुछ और बताओ। तो ये कहती है कि तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, फिर मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट मानने के लिए रेडी हो जाऊँगी। और हाँ, मुझे अब तुम दोबारा किस मत करना, नहीं तो तुम जानते ही हो कि मैं फाइटिंग में बहुत ही अच्छी हूँ। तो फिर ये मान जाता है
और फिर शाह जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। तो बोयन सोचने लगता है कि आखिर गलती कहाँ है, क्या प्रॉब्लम मेरे में है कि मुझे किसिंग करना नहीं आता। फिर नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस में होता है तो उसका असिस्टेंट उसे कुछ बुक्स लाकर दे देता है कुछ ट्रिक वगैरह सीखने के लिए। बोयन खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, अब तुम्हें बोनस मिल जाएगा। अब तभी शाओ यहाँ पर बोयन से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आई होती है और वो जल्दी से अपनी बुक को छुपाने की कोशिश करता है और असिस्टेंट भी उसकी हेल्प कर रहा होता है। तभी बोयन और उसके असिस्टेंट एक दूसरे के इतना क्लोज आ जाते हैं कि शाओ तो इन लोग को देखकर कुछ और ही सोच रही होती है और वो बुक भी देख लेती है। तो कहती है कि ठीक है, फिर मैं समझ गई, अब मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, तुम लोग अपना अच्छा टाइम स्पेंड करो। और ऐसा बोलकर जल्दी से भाग जाती है। फिर असिस्टेंट भी हंसने लगता है। तो बोयन इसे कहता है कि जाके उसे एक्सप्लेन करो, देखो उसने क्या समझ के चली गई है। फिर हम बाईशुआन को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पर पहुंचती है और बोयन को देखकर सोच रही होती है कि वो उसे शादी करके रहेगी। तभी इतने में यहाँ पर लिन इसे लेने के लिए पहुँचती है और उसे बताती है कि बोयन ने ऑलरेडी शादी कर लिया है। तो ये सुनकर तो बाईशुआन शॉक रह जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शाओ अपनी फ्रेंड लिसा से मिलने गई होती है और उसे वो सब बता देती है बोयन के बारे में। तो लिसा कहती है कि तुमने मुझे ये बताने के लिए मैसेज करी थी, मुझे तो लगा था कि तुमने मेरे अंकल को खूब मारी हो, तुम मुझे ये बताने वाली हो। देखो मैं तुम्हें क्लियरली बता रही हूँ, मेरे अंकल बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखी हूँ, उन्हें लड़के ही पसंद है। शाओ कहती है कि क्या तुम सच कह रही हो, क्या उसने कभी किसी लड़की को पसंद नहीं किया। लिसा कहती है कि ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ मैंने एक बार सुनी तो थी कि मेरे अंकल की कोई चाइल्डहुड लव तो थी, लेकिन फिर पता नहीं उनके बीच में क्या हुआ होगा कि वो अभी साथ नहीं है। शाओ कहती है कि मैं समझ गई, ज़रूर वो अपने प्यार में इतना ज़्यादा हर्ट हो गया होगा कि उसकी डिज़ायर ही चेंज हो गई। फिर इसके बाद शाओ और लिसा अपना मुंह ठीक करने के लिए साथ में शॉपिंग पर गए होते हैं और बहुत ज़्यादा शॉपिंग करके एंजॉय कर रहे होते हैं। इतने में शाओ को बोयन की कॉल आती है और वो उसे खुद को पिक करने के लिए बुला रहा होता है। तो ये कहती है कि हस्बैंड मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर सिग्नल ख़राब है, और वो कॉल कट कर देती है। और फिर लिसा से कहती है कि अब हम क्या करेंगे, तुम्हारा अंकल तो इतनी जल्दी बिजनेस ट्रिप से आ गया है और अब तो हम लोग रात में मेल मॉडल के साथ एंजॉय करने नहीं जा पाएंगे। शाकिद लिसा कहती है कि उसकी तुम फिक्र मत करो, आज की ट्रीट मेरी तरफ से होगी और अंकल को पता भी नहीं चलेगा। फिर इसके बाद ये दोनों यहाँ बार में पहुँचते हैं और अपना लुक चेंज करके रखते हैं ताकि ये लोग अच्छे से एंजॉय कर सके। शाओ लिसा को कॉल करके पूछती है कि तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई। तो लिसा कहती है कि मैं अभी आ रही हूँ। फिर इतने में वो किसी को पीछे से जाते हुए देखकर सोचती है कि ये मेल मॉडल है, तो उसका फोटो लेकर शाओ को भेज देती है कि देखो कितना हैंडसम मेल मॉडल है, चलो हम लोग इसी को हायर करते हैं। तो शाओ भी फोटो देखने के बाद उसे पीछे से देखकर उसके पास आकर उसे मेल मॉडल समझकर उसे टच करने लगती है और कहती है कि क्यों ना तुम आज मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। तो बोयन यहाँ पर एक्टिंग करते हुए कहने लगता है कि लेकिन मैं बहुत ही महंगा हूँ। तो वो कहती है कि फिक्र मत करो, मेरे पास पैसे हैं। फिर जैसे ये पीछे मुड़ता है तो शाओ इसे देखकर शॉक रह जाती है और बोयन कहता है कि लगता है मेरी वाइफ को खेलने में बहुत ही मजा आ रहा है। शाओ कहती है कि हस्बैंड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो घर पे होना चाहिए ना। बोयन कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं आता तो मुझे पता ही नहीं लगता कि मेरी वाइफ यहाँ पर मेल मॉडल के साथ एंजॉय करने आई है। तुम तो बोल रही थी कि तुम बहुत ही बिजी हो, तो यही चीज़ करने में तुम बिजी थी। फिर शाओ यहाँ से भागने वाली होती है, तभी इतने में बोयन का फ्रेंड यहाँ पर आ जाता है। तो बोयन उसे इससे मिलवाता है कि ये मेरी वाइफ है, इससे सिस्टर इन लॉ बोलो, और शाओ से बताता है कि ये मेरा फ्रेंड है। तो शाओ सोचने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यही बोयन का चाइल्डहुड लव होगा। फिर बोयन जब शाओ को अपने साथ लेकर जा रहा होता है तभी इतने में शाओ के पास लिसा आकर कहने लगती है कि तुम कहाँ जा रही हो, चलो मेल मॉडल्स को मैंने हायर कर रही हूँ। तभी बोयन पीछे मुड़ता है तो ये तुरंत यहाँ से भागने लगती है। तो ये इसे जल्दी से रोकता है और कहता है कि तुम मेरी वाइफ को बहुत ही बिगाड़ रही हो। फिर ये तुरंत ही अपने ब्रदर इन लॉ को कॉल करके लिसा के बारे में बता देता है और फिर इतने में यहाँ पर चैन आ जाता है और कहने लगता है कि सिस्टर इन लॉ आप अकेले यहाँ पर एंजॉय करिए। फिर वो शाओ को अपना कार्ड देने लगता है और वो खुशी खुशी लेनी चाह रही होती है। तो बोयन कह देता है कि अगर तुमने ये कार्ड ली ना तो मैं अपने दिए हुए कार्ड के पैसे फ्रीज कर दूंगा। तो फिर वो रुक जाती है। फिर बोयन शाओ को लेकर घर आ जाता है और वो उसे किस करने लगता है। तभी वो सोचती है कि आखिर मैं इसे रोक क्यों नहीं रही हूँ। बस ये सोचती है कि इसके पास तो चाइल्डहुड लव है ना, तो फिर ये मुझे क्यों प्रोवोक कर रहा है, पर मेरे पास भी एक रास्ता है इसे रोकने का। फिर वो सोने की एक्टिंग करने लगती है। तो बोयन इसे देखकर सोचता है कि ये अभी भी 5 साल पहले की तरह ही बहुत ही क्यूट है और फिर वो याद करने लगता है और हमें 5 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाते हैं जब बोयन शाओ से सबसे पहली बार मिला था। वहाँ पर एक मास्क पार्टी चल रही थी और शान के यहाँ पर अपनी क्लासमेट बाई शान के साथ लड़ाई हो जाती है और वो इसके ऊपर वाइन फेंकने वाली होती है। तभी बोयन जल्दी से शाओ को खींचते हुए उसे बचा लेता है और फिर वो अपना चला जाता है। तो शाओ के पास लिसा आती है और कहती है कि इतनी जल्दी तुम्हें कोई पसंद भी आ गया है। शाओ कहती है कि लेकिन मुझे नहीं पता वो कौन है। तो लिसा कहती है कि फिक्र मत करो, मैं जाके पता करती हूँ। और फिर लिसा जाती है शाओ के लिए उस लड़के का नंबर लेने के लिए और जैसे ही वो मास्क हटाता है तो ये कहती है कि अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये बताता है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे यहाँ पर भेजी है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम्हारा बॉडीगार्ड बनकर।
लेकिन लगता है तुम तो बिल्कुल सेफ हो। फिर लीसा बताने लगती है कि मेरी फ्रेंड आपसे मिलना चाहती है। तब बोयन कहता है कि रहने दो, क्योंकि मैं ऑलरेडी उससे मिल चुका हूँ जिसे मैं पसंद करता हूँ। फिर तभी इतने में बोयन का फ्रेंड उसे अपने साथ रूम में लेकर जाता है, और ये देखकर लीसा तो कुछ अलग ही सोच लेती है। और फिर वो जब शाओ को ढूंढते हुए बाहर आती है तो देखती है कि शाओ और बाइशुआन की यहाँ पर फाइटिंग हो रही होती है, और शाओ बाइशुआन को अच्छे से मार के सबक सिखा रही होती है। तभी लीसा जल्दी से जाकर शाओ को अपने साथ लेके जाने लगती है। शाओ कहती है कि हम लोग इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं, तुम तो मुझे उस लड़के से मिलवाना चाहती थी ना। लीसा कहती है कि अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस लड़के को लड़के पसंद है। तो ये सुनकर तो शाओ को भी शौक लग जाता है। फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है, और फिर जब शाओ की नींद खुलती है तो वो बोयन को ऐसे शर्टलेस देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने। फिर वो बहुत ही शाय फील कर रही होती है, और फिर बोयन उसे हक करने लगता है। तो ये कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, नहीं तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। एक काम करो, तुम मुझसे आधे पैसे ले लो और मुझसे डिवोर्स ले लो, क्योंकि मेरी लाइफ अब बहुत ही डिफिकल्ट हो चुकी है। फिर इतने में शाओ को लीसा की कॉल आती है, और वो उसे कहती है कि तुम तुरंत ही मेरे घर पहुंचो और मेरी हेल्प करो। फिर दूसरी तरफ हम यहाँ पर शाओ के दोनों वो क्लासमेट को देखते हैं जो कि उससे बहुत ही चिढ़ती है, और इन लोग के साथ लीन भी होती है। तीनों जन मिलकर प्लानिंग कर रहे होते हैं कि आखिर ये लोग शाओ से बदला कैसे लेंगे, क्योंकि उसने बोयन को फंसा के रखी हुई है। तो ये लोग सोचते हैं कि इन लोग के पास जो उसकी बार वाली फ़ोटो आ गई है उसे ये लोग ऑनलाइन पोस्ट करके उसकी बेइज्जती कर देंगे। फिर जब उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी और बोयन को उसकी असलियत पता लगेगी तो वो उसे छोड़ देगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ यहाँ पर लीसा के घर पहुँचती है उसकी मॉम के लिए गिफ्ट लेकर। तभी लीसा कहती है कि मैंने अपनी मॉम को सब बता दी हूँ। शाओ ये सुनकर शॉक हो जाती है, और फिर लीसा की मॉम शाओ से कहती है कि अब मैं तुम्हारे पेरेंट्स को इस बारे में बता दूंगी, क्योंकि तुम और बोयन एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं हो, तुम लोग का अलग होना ही बेहतर है। तो शाओ कहने लगती है कि प्लीज़ आंटी ऐसा मत करना। तभी लीसा भी कहती है कि मॉम आपको क्या पता है, अंकल बोयन और शाओ दोनों एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं, और अंकल बोयन तो आज तक किसी लड़की को इतना लाइक नहीं करे जितना वो शाओ को करते हैं। और उन्होंने शाओ को तो अपना अनलिमिटेड कार्ड भी दे दिया और जितने चाहे उतने पैसे खर्च करने बोले। तो लिसा की मॉम शाओ से पूछती है कि कहीं तुम पैसों के लिए तो नहीं उसे डेट कर रही हो। तो शाओ कहती है कि नहीं आंटी, वो बहुत ही हैंडसम है और मेरे साथ बहुत ही अच्छे से, तो इसी वजह से मैंने उसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट ली हूँ। तो ये सुनकर तो लिसा की मॉम शॉक हो जाती है कि तुम दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लिए। तो शाओ अपनी फ्रेंड लिसा से कहती है कि तुमने तो मुझे बोली थी कि तुमने अपनी मॉम को सब बता दी हो, ये क्या है। फिर लिसा की मॉम तो शाओ से कहने लग जाती है कि सर्टिफिकेट लेना इतनी बड़ी बात होती है, अब मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को बताना ही होगा। तो शाओ ने बताने लगती है कि आंटी मुझे वो हैंडसम लग रहा था तो इस वजह से ही मैंने उसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले ली। जब एक दिन मैं उसके साथ खेल करके थक जाऊंगी तो मैं उसे डंप कर दूंगी। तो लिसा की मॉम कहती है कि आजकल के यंग लोगों को क्या हो गया है, शादी को मजाक बना के रखा है। तभी यहाँ पर लिसा के डैड आकर शाओ को उसकी न्यूज़ दिखाने लगते हैं कि तुम क्लब में जाकर मेल मॉडल के साथ थी, तुम इतनी बिगड़ चुकी है, मुझे तो अब तुम्हारे पेरेंट्स को इस बारे में बताना ही पड़ेगा। फिर शाओ तुरंत ही बोयन को कॉल करने लगती है तो वो कॉल उठाता नहीं है। तो ये सोचती है कि वो तो गुस्सा हो गया है और ये फोटो में जो है ये तो वही है। फिर ये तुरंत ही यहाँ से चली जाती है और लिसा अपने मॉम डैड से कहती है कि मैं आप लोग को बाद में एक्सप्लेन करूंगी, और वो भी भाग जाती है। दूसरी तरफ बोयन भी अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर ये फोटो देख लेता है, कहता है कि ये कैसी न्यूज़ है, इसमें तो मेरा फोटो भी ठीक से नहीं दिख रहा है, इस न्यूज़ को इंटरनेट पे से हटा दो। फिर ये लोग इसी काम में लग जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी रिपोर्टर यहाँ पर लिसा और शाओ को घेर लेते हैं और उन लोगों से सवाल कर रहे होते हैं कि क्या वो लोग नाइट क्लब की वीआईपी कस्टमर है जो कि बहुत ही हैंडसम वाला मेल मॉडल हायर करती हैं। तो शाओ इन लोगों को कैमरा वगैरह बंद करने के लिए बोल रही होती है। तो अब ये लोगों से सवाल पूछे जा रहे होते हैं कि उसकी शादी तो मिस्टर बोयन के साथ हुई है ना, तो क्या उसकी ये सारी हरकतें करने पर मिस्टर बोयन उसे छोड़ेंगे नहीं। तभी यहाँ पर बोयन पहुँच जाता है और वो रिपोर्टर को इस बारे में बता देता है कि वो उसकी वाइफ है, और अगर उन लोग उसकी वाइफ के बारे में झूठी रूमर फैलाएंगे तो वो उन लोग को छोड़ेगा नहीं। तो रिपोर्टर्स पूछते हैं कि आपकी वाइफ ये मेल मॉडल्स वगैरह से मिलती हैं, तो आप क्या इस बात से माइंड नहीं कर रहे। तो बोयन इन लोग को बताता है कि वो फ़ोटो में जो मेल मॉडल नज़र आ रहा है ना, वो मेल मॉडल नहीं बल्कि मैं हूँ, और ये मेरी वाइफ की हॉबी है, उसे पसंद है इस तरीके का गेटअप करके ऐसे एंजॉय करना। और फिर बोयन तो सभी रिपोर्टर के सामने ही शाओ को प्रपोज कर देता है, उसे बताता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बारे में कब से ऐसा फील करता हूँ। फिर वो उसे बताने लग जाता है। तो शाओ भी 5 साल पहले वाली उस पार्टी के बारे में याद करती है और कहती है कि यानी वो पर्सन तुम ही हो। तो बोयन तो खुश हो जाता है कि फाइनली तुम्हें मैं याद आ गया। फिर लिसा इन दोनों को गुड लक विश करने लगती है कि अब जल्दी से तुम दोनों का बेबी हो जाए। फिर बोयन सभी रिपोर्टर से कह देता है कि अब आप लोग का हो गया। तो सभी रिपोर्टर दूर हो जाते हैं और बोयन शाओ से कहता है कि चलो वाइफ अब घर चलते हैं जल्दी से बेबी करने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि दोनों ही घर आने के बाद नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ बोयन से पूछने लगती है कि अगर तुम हमेशा से मुझे लाइक करते थे तो आखिर लिसा को ऐसा क्यों लगा कि तुम्हें लड़के पसंद है।
तो बोयन कहता है कि सब उसी ने तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है, उसे तो मुझे जल्द से जल्द अब्रॉड भेजना होगा। तो शाओ कहती है कि बिल्कुल नहीं, वो तो अभी मेरे बच्चों की गॉड मदर बनने वाली है। बोयन कहता है कि नहीं, ऐसा रहेगा तो हमारे बच्चे तो बिगड़ जाएंगे। फिर शाओ यहाँ पर बोयन को मनाने लगती है और फिर उससे वो अपने बारे में बताती है कि कैसे जब वो छोटी थी तो उसके मॉम डैड हमेशा काम वगैरह में बिजी रहते थे, पर वो चाहती थी कि वो उसकी केयर करे, पर वो तो सिर्फ अपनी कंपनी में बिजी रहते थे और उसे बस पैसे दे देते थे। तो इस वजह से शाओ ने फिर पैसों में अपनी खुशियाँ ढूंढ ली और फिर वो बहुत ज़्यादा ही पैसे खर्च करने लग गई। तो इस वजह से उसके मॉम डैड ने उसे घर से बाहर निकाल दिए। बोयन इसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हारे पास हूँ ना, तो तुम्हें किसी भी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। तभी शाओ से पूछती है कि वैसे तुम मुझे ये बताओ, अगर तुम हमेशा से मुझे लाइक करते थे तो फिर आखिर तुम नाइट क्लब क्यों गए थे वाइफ ढूंढने के लिए? तो ये कहता है कि सब तुम्हारी वजह से। फिर वो बताने लगता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि बोयन के ग्रैंडपा उसे शादी के लिए फोर्स कर रहे होते हैं। तो वो उनसे कहता है कि मैं ऑलरेडी किसी को लाइक करता हूँ और फिर वो अपने ग्रैंडपा को अपने प्लान के बारे में बताता है। फिर फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म होता है और शाओ कहती है कि यानी तुमने अपने ग्रैंडपा को गुस्सा दिलाने के लिए बाद में वाइफ ढूंढने गए थे और तभी मैं तुम्हारी वाइफ की जॉब के लिए आ गई। बोयन कहता है कि हाँ, लेकिन अगर मुझे पता होता कि तुम नाइट क्लब जाया करती हो तो मैं तो हर दिन वहाँ पर पहुँच जाता। तो शाओ से डील करने लगती है कि देखो, अब से हम दोनों में से कोई भी नाइट क्लब नहीं जाएगा। तो ये भी प्रॉमिस कर लेता है। फिर इसके बाद ये लोग पूरी फैमिली के साथ लंच करने बैठते हैं और यहाँ पर बोयन अपनी पूरी फैमिली को बता देता है कि अब वो शाओ के घर जाकर शाओ की और अपनी शादी के बारे में उसके पेरेंट्स से बात करना चाहता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि सब मेरी गलती है, अगर मैंने तुम्हें इतना फोर्स ना किया होता तो तुम ये सब ना करते। तो शाओ कहती है कि कोई बात नहीं ग्रैंडपा, अगर आप इसे फोर्स नहीं करते तो आपको मेरी जैसी प्यारी सी ग्रैंड डॉटर इन लॉ थोड़ी ना मिल पाती। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओ बोयन के साथ मिलकर अपनी फैमिली से मिलने जाती है। शाओ के डैड यहाँ पर उसे चिल्लाने लगते हैं कि आखिर तुम फैमिली से डिस्कस किए बिना मैरिज सर्टिफिकेट कैसे ले सकती हो? हमने तुम्हें घर से बाहर इसलिए निकाले थे ताकि तुम बाहर जाकर एक्सपीरियंस लो, इसलिए नहीं ताकि तुम रिचेस्ट मैन से शादी कर लो और उसकी वाइफ बन जाओ। तो फिर यहाँ पर बोयन के डैड कहने लगते हैं कि जाने दो, गुस्सा मत हो, क्यों ना हम लोग अपनी तरफ से ब्राइड प्राइज में आपको 1 बिलियन दे दे। तो शाओ के डैड तुरंत मना करने लगते हैं कि मैं कोई अपनी बेटी को बेच नहीं रहा हूँ। तो शाओ कहती है कि डैड आप क्या बात कर रहे हैं, आपकी बेटी की इतनी ज़्यादा वैल्यू लग रही है तो बेच दो ना। तो शाओ के डैड पूछते हैं कि आखिर तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? तो फिर वो बता देती है कि उसने और बोयन ने नाइट स्पेंड कर चुके हैं। तो फिर तो पूरी फैमिली बड़ी खुश होने लगती है कि अब तो दोनों को साथ होना ही होगा। फिर फैमिली डिनर के बाद बोयन यहाँ पर शाओ से कहता है कि आखिर तुम अपने पेरेंट्स के सामने ऐसा जोक कैसे कर सकती थी, देखो तुम्हें पेरेंट्स से डांट भी पड़ गई। तो ये कहती है कि तुम तो बहुत ही बदल गए हो। फिर वो उसे किस करने वाला होता है कि इतने में यहाँ पर इन लोग को एक कार आकर हिट कर देती है, पर बोयन जल्दी से शाओ को बचा लेता है तो उसे चोट लग जाती है और फिर वो यहाँ हॉस्पिटल में होता है। और तभी डॉक्टर यहाँ पर बताता है कि शायद बोयन की मेमोरी लॉस हो सकती होगी। तभी इतने में यहाँ पर बाइशुआन पहुँच जाती है और बोयन को बताने लगती है कि वो उसकी चाइल्डहुड लव है, पर बोयन कहता है कि मुझे तो तुम बिल्कुल याद नहीं हो और वो उसे यहाँ से भगा देता है। तो शाओ तो बहुत ही खुश हो जाती है और फिर वो बोयन से पूछती है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ? तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स तुम मेरी वाइफ हो। फिर बोयन ने अपनी कंपनी की तरफ से एक पार्टी रखा होता है जहाँ पर सभी लोग आए होते हैं और शाओ की दोनों क्लासमेट यहाँ पर आकर उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करती है, साथ ही में लिन भी मिलकर। शाओ का एक्स बॉयफ्रेंड भी उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करता है। तो बोयन यहाँ पर आकर शाओ की साइड लेता है और इन सभी को बातें सुनाकर वो इन्हें सबक सिखाता है। शाओ समझ जाती है कि तुमने ये पार्टी अपने बिजनेस के लिए नहीं रखी हो, बल्कि मेरा गुस्सा निकालने के लिए रखी हो। फिर इतनी खुश होती है और बोयन को सभी के सामने ले जाकर अनाउंस करती है कि बोयन और उसने मैरिज सर्टिफिकेट ले चुके हैं और वो दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं। शाओ सभी से कह देती है कि सभी लड़कियां मेरे हस्बैंड के ऊपर नज़र ना डालें, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और बोयन तो उससे भी ज़्यादा खुश होता है अपनी रिलेशनशिप पब्लिक में अनाउंस करके, वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखा देता है और फिर सभी से कह देता है कि अब मेरी वाइफ थक चुकी है तो हम लोग घर जा रहे हैं, और उसे उठा के लेकर जाता है और फिर ये सभी को बैग बोल कर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि बोयन और शाओ के बीच में सब कुछ अच्छे चल रहा होता है, पर दूसरी तरफ बाइशान अलग अलग प्लानिंग करने लग जाती है इन लोग को अलग करने के लिए। पर शाओ और बोयन को वो फिर भी कुछ नहीं कर पाती है और उल्टा बोयन उसके डैड की कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लेता है, तो ये उन लोग से बदला लेने का सोचती है। फिर वो इन दोनों की वेडिंग वाले दिन शाओ के गले पर चाकू रख के धमकी देने लग जाती है कि वो उसे मार देगी। वो बोयन से कहती है कि तुम मुझे लाइक करते हो, आखिर इसे क्यों शादी कर रहे हो? तभी लीसा जल्दी से जाकर बाइशुआन को मार के बेहोश करती है और कहती है कि अच्छा मैं तो टाइम पर आ गई। तो शाओ कहती है कि मैं बस इस वेडिंग ड्रेस की वजह से कुछ कर नहीं पा रही थी, नहीं तो मैं इसे छोड़ती नहीं। और फिर शाओ बोयन को चिल्लाती है कि ये क्या कह रही थी कि तुम इसे लाइक करते हो और ये तुम्हारी चाइल्डहुड लव है। बोयन कहता है कि प्लीज़ इसकी बातों पर बिल्कुल बिलीव मत करना, ये सब झूठ कह रही थी। तो शाओ कहती है कि ठीक है, फिर अब तुम्हारे परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड होगा कि मैं तुम्हें माफ़ करूँगी कि नहीं।
फिर ग्रैंडपा यहाँ पर रिलैक्स होते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया। फिर वो सभी से कहते हैं कि कुछ नहीं, बस यंग लोगों के बीच में झगड़ा हो गया था। फिर इसके बाद सभी खुश हो जाते हैं और शाओ और बोयन की वेडिंग कंटिन्यू होती है। और फिर बोयन शाओ से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सरप्राइज प्लान करके रखा हूँ। और फिर वो शाओ और लिसा के लिए वो सारे मेल मॉडल्स को बुला लेता है जिनको उन लोगों ने अब तक हायर करी थी और उससे देखना चाहती थी। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।